सीओपीडी बीमारी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे टाइम से, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सांस की नलियाँ जो हैं वो संकीर्ण हो गई या नैरो हो गई हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी मतलब फेफड़े की बीमारी। सीओपीडी तो एक ही तरह की होती है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, टाइप थोड़ा चेंज हो सकता है। किसी को एम्फाइसीमा ज़्यादा होता है। एम्फाइसीमा मतलब लंग्स में जो सांस की छोटी छोटी सेल्स हैं वो टूट के बड़े बड़े उसमें लंग्स के अंदर एरियाज़ बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, बुल्ला बोलते हैं हम लोग उसको। या प्राइमरली ब्रोंकाइटिस हो सकता है जिसमें खांसी और बलगम ज़्यादा हो। एम्फाइसीमा में सांस ज़्यादा फूलता है और ब्रोंकाइटिस में बलगम ज़्यादा बनता है। मोटी तौर पे ये दो टाइप्स हैं। मात्रा कितनी है, सीओपीडी माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, वो अलग एक मापदंड है। सीओपीडी डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री चाहिए। सबसे कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी है लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। 90% पेशेंट्स में स्मोकिंग की हिस्ट्री है, और स्मोकिंग सिगरेट, बीड़ी, हुक्का किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसके सिवाय घर में जो चूल्हा जलता है, अभी भी गाँव में चूल्हा जलता है कई जगह, और अगर खिड़की विड़की है उसमें अच्छा सर्कुलेशन नहीं है तो घर के अंदर जो खाना बना रहे हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर रहता है, तो उसकी वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। 5-10% ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, जैसे ग्रेनरीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे जैसे गेहूँ या कोई उसमें है तो उसका जो धूल जाता है कंटिन्यूसली, या ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत डस्ट है, जैसे कोल माइंस में है या कहीं पत्थर तोड़ने का काम है तो वो उस तरह का डस्ट जाता है, तो इन पेशेंट्स को भी रिस्क रहता है सीओपीडी होने का। स्टेजेस ऑफ सीओपीडी तो नहीं कहते हैं हम लोग कहते हैं कि ये कितनी सीवियर है। जैसे हो सकता है कि बहुत अर्ली स्टेज में कुछ भी सिम्टम्स नहीं हो, स्मोकर्स हैं पहले 5-10 साल तो पता ही नहीं लगता, फिर थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे खांसी आती है, सुबह उठते हैं थोड़ा सा बलगम आता है तो पेशेंट्स कई बार इग्नोर करते हैं उसको, और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। सिम्टम्स आते हैं कि खांसी 24 घंटे ही रहती है, 12 महीने ही रहती है, फिर सांस फूलने लगता है, तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन सीओपीडी है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सांस फूलना, और दूसरा है खांसी और बलगम आना। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। मेन कॉज जैसे मैंने बोला स्मोकिंग है, सबसे अहम कॉज है स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इंक्लूडिंग इंडोर पॉल्यूशन। जैसे घर में चूल्हा जल रहा है या जिसका धुआं है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सीओपीडी होने का। किसी भी बीमारी का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। जैसे स्मोकिंग ना करें तो सीओपीडी के चांसेस बहुत ही कम है कि होगी ही नहीं, या इंडस्ट्री में काम हो जहाँ भी, तो वहाँ पे जहाँ पे डस्ट प्रोड्यूसिंग है तो एडिक्वेट प्रिकॉशन लिए जाएं कि एयर चेंजेस, एक्सचेंजेस वगैरह हो, जो वर्कर्स हैं वो मास्क वगैरह पहन के काम करें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, बीमारी होने से पहले उसको रोक लें। जब किसी को सीओपीडी ऑलरेडी हो चुका है तो उनको ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम मेडिसिन देते हैं सांस के साथ में जो सांस की नलियाँ उनकी सिकुड़ जाती हैं उसको कुछ हद तक दवाइयों से फैला सकते हैं वापस, ताकि सांस में इम्प्रूवमेंट हो। ये सबसे अहम ट्रीटमेंट है इन टर्म्स ऑफ सीओपीडी। और जिस भी स्टेज में स्मोकिंग बंद की जाए फ़ायदेमंद है, चाहे वो 20 साल पी रहे हो, 30 साल पी रहे हो, लेकिन अगर वो बंद करें तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, जो होना है नुकसान हो गया, ये कभी भी सही नहीं है। जिस भी स्टेज में स्मोकिंग बंद करी जाए वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। पूरी बीमारी नहीं जाएगी, लेकिन बीमारी की मात्रा कम हो जाएगी, और जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो एक मेडिकेशन है, एक स्मोकिंग सेसेशन है, यानी स्मोकिंग बंद करना है, और तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। तो किसी जो सीवियर पेशेंट्स में हमें पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं, स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट के और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के साथ मिलके मसल स्ट्रेंथनिंग ये सब भी करते हैं। गुड न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं स्पेशली एडवांस केसेस में उनकी मसल मास लॉस होती है काफ़ी,
क्योंकि लंग्स की जो तकलीफ़ है वो बाकी शरीर पे भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर वैक्सीनेशंस आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी वीक है तो इन्फेक्शन कुछ हो तो उनके लिए घातक हो सकता है। तो निमोनिया की वैक्सीन लेना चाहिए, फ्लू के एनुअल वैक्सीन लेने चाहिए, हर साल लेने चाहिए सितंबर अक्टूबर में। अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं ले रखा है तो वो लेना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।